शादी के 7वें ही दिन मुझे समझ आ गया था कि इस घर में कुछ ऐसा है जो दिखता कुछ और है और असल में है कुछ और। मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत जितनी सुकून भरी होनी चाहिए थी, उतनी थी नहीं, क्योंकि हर रात एक अजीब सा नियम मेरे हिस्से आ जाता था। मेरे पति राहुल रात होते ही मुझे अपनी बहन कोमल के कमरे में भेज देता और बड़े सामान्य अंदाज में कहता कि उसकी कमर में दर्द रहता है, तुम थोड़ी देर उसकी मालिश कर दिया करो और अगर देर हो जाए तो वहीं सो जाना। मैं पहले दिन इसे प्यार और जिम्मेदारी समझकर चली गई थी। कोमल का कमरा घर के पिछले हिस्से में था, थोड़ा अलग और हमेशा आधा अंधेरा सा रहता था। वह बिस्तर पर चुपचाप लेटी रहती थी, जैसे किसी को इंतजार हो। मैं उसके पास बैठती और साइड टेबल पर रखा तेल उठाकर उसकी कमर की मालिश करने लगती। कुछ ही मिनट गुजरते और मुझे ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरी पलकों पर वजन रख दिया हो। एक मीठी सी सुस्ती मुझे घेर लेती और फिर से कब मैं उसी बिस्तर पर उसके पास लेटकर सो जाती, मुझे खुद पता नहीं चलता था। सुबह आँख खुलती तो धूप खिड़की से अंदर आ रही होती और कोमल वैसी ही शांत लेटी होती जैसे रात में थी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आती और राहुल से माफ़ी मांगती कि मैं वापस नहीं आ पाई। लेकिन वह हमेशा मुस्कुरा कर कहता, तुम थक जाती हो, कोई बात नहीं। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगती और मैं खुद को खुशकिस्मत समझती। लेकिन कुछ दिन बाद यही बात मेरे मन में सवाल बनकर चुभने लगी थी, क्योंकि दिन भर के काम के बाद भी मुझे अपने कमरे में इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी जितनी कोमल के कमरे में जाते ही आने लगती थी। जैसे उस कमरे की हवा में ही कोई अजीब सी बात हो। मैं कई बार खुद से कहती कि शायद ये सिर्फ थकान है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। एक और बात है जो हर रोज़ बिना बदले दोहराई जाती थी, वह यह थी कि साइड टेबल पर रखा वही तेल हर रात बिल्कुल उसी जगह मिलता था। मैंने कभी यह नहीं देखा कि उसे वहाँ कौन रखता है। एक दो बार मैंने कोमल से पूछा भी कि तेल कौन रखता है, लेकिन वह बस हल्का सा सिर हिलाकर चुप हो जाती थी, जैसे उसे बात करने में दिलचस्पी ही न हो। उसका यह व्यवहार मुझे और उलझन में डाल देता था। वह ज़रूरत से ज़्यादा शांत रहती थी, न किसी चीज़ की मांग, न किसी बात पर प्रतिक्रिया। बस चुपचाप लेटी रहती थी और मैं उसके पास बैठकर अपना काम करती रहती। एक रात मैंने गौर किया कि मैं कमरे में पहुंचने से कुछ पल पहले ही अंदर हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी चीज़ जल्दी में रखी गई हो। मैं अंदर गई तो कोमल सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथों की हल्की सी घबराहट मुझसे छुप नहीं पाई। मैंने कुछ नहीं कहा और रोज़ की तरह मालिश शुरू कर दी। लेकिन उस दिन मेरे मन में पहली बार साफ शब्दों में ये ख्याल आया कि यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं बताया जा रहा और शायद मैं हर रात उसी खेल का हिस्सा बन रही हूँ जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। उस रात भी वही हुआ। कुछ ही मिनटों में मेरी आंख भारी होने लगी और मैं सो गई। लेकिन सुबह उठते ही मैंने तय कर लिया कि अब मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। अगले दिन मैंने पूरे घर को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। मेरी सास और राहुल आपस में धीमी आवाज़ में बातें करते थे, लेकिन जैसे ही मैं पास जाती दोनों चुप हो जाते थे। पहले मुझे लगता था कि ये मेरा वहम है, लेकिन अब हर छोटी चीज़ मुझे जोड़ने लगी थी। शाम होते होते मेरे मन में एक साफ फैसला बन चुका था कि आज रात मैं खुद को इतनी आसानी से सोने नहीं दूंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सच जानने के लिए कुछ अलग करूंगी। उस रात जब राहुल ने फिर से मुझे कोमल के कमरे में जाने को कहा तो मैंने सामान्य तरीके से सिर हिला दिया, लेकिन इस बार मैं अंदर से पूरी तरह तैयार थी। कमरे में जाते ही वही माहौल, वही खामोशी, वही साइड टेबल पर रखा तेल। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैं सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि अपने ही घर में सच को समझने की कोशिश करती एक गवाह बन चुकी थी। मैंने तेल हाथ में लिया और जैसे ही मालिश शुरू की, मैंने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में फिर वही मीठी सी सुस्ती मुझे घेरने लगी। अब ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो हर रात मेरे साथ दोहराया जा रहा था। मैंने आंख बंद की, लेकिन इस बार पूरी तरह सोई नहीं, बस यूं ही लेटी रही जैसे नींद में हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग हर आवाज़ पर ध्यान देने लगा। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर अचानक बिस्तर पर हल्की सी हरकत हुई। मैंने पलकों के बीच से बहुत धीरे से देखा। कोमल धीरे से उठकर बैठ रही थी। उसकी चाल में वह कमजोरी नहीं थी जो वह दिन भर दिखाती थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर साइड टेबल की तरफ बढ़ी। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं बिल्कुल सितर पड़ी रही। उसने टेबल से कुछ उठाया और बहुत सावधानी से इधर उधर देखा, जैसे उसे किसी के जागने का डर हो। उस पल मेरी सांस जैसे थम सी गई। मैं बिल्कुल सितर पड़ी थी, लेकिन मेरा हर एक इंद्रिय चौकन्ना था। कोमल ने साइड टेबल से वह छोटा सा शीशी जैसा कुछ उठाया और उसे हाथ में लेकर कुछ पल के लिए रुक गई, जैसे वह किसी सही समय का इंतजार कर रही हो। फिर उसने बहुत सावधानी से कमरे का दरवाजे की तरफ देखा और हल्के कदमों से वहां तक गई। उसने दरवाजे को छुआ, जैसे ये जांच रही हो कि बाहर सब बंद है या नहीं, और फिर वापस आकर बिस्तर के पास बैठ गई। उसकी इस हरकतें अब मेरे लिए एक पहेली नहीं बल्कि एक इशारा बन चुकी थी कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वह सच हो सकता है। उसने धीरे से मेरे चेहरे के पास हाथ लाकर मेरी सांसों को महसूस करने की कोशिश की, जैसे वह यकीन करना चाहती हो कि मैं गहरी नींद में हूँ। मैंने अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य बनाए रखा। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं उसकी आवाज़ बाहर न आ जाए। लेकिन मैंने खुद को सँभाले रखा।
जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ तो उसने वह शीशी वापस टेबल पर रख दी और दराज खोली। इस बार उसने जो निकाला उसे देखकर मेरा शक और गहरा हो गया। वह एक मोबाइल फ़ोन था जिसे मैंने पहले कभी उसके पास नहीं देखा था। उसने बहुत तेज़ी से किसी नंबर को मिलाया और धीरे आवाज़ में बात करने लगे। उसकी आवाज़ वह वैसी नहीं थी जैसी वह दिन में रखती थी। उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास और छुपी हुई बेचैनी थी। वह कह रही थी कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे उसने सोचा था और घर में किसी को कुछ भी शक नहीं है। उसने ये भी कहा कि हर रात सब कुछ आसान हो जाता है क्योंकि मैं कुछ ही देर में गहरी नींद में चली जाती हूँ। उसके इन शब्दों ने मेरे अंदर एक सिरन दौड़ा दी। अब ये साफ था कि जो नींद मुझे हर रात घेर लेती थी वह सिर्फ थकान नहीं थी बल्कि कुछ ऐसा था जो जानबूझकर हो रहा था। लेकिन वह सीधे तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं कह रही थी जिससे सब कुछ साफ हो, शब्दों में समझ आ जाए। वह बातों को इशारों में रख रही थी जैसे सामने वाला सब समझता हो। वह बार-बार ये दोहरा रही थी कि बस कुछ दिन और फिर सब कुछ बदल जाएगा। उसने ये भी कहा कि अब उसे कोई रोक नहीं पाएगा। वह अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने वाली है। उसकी आवाज़ में एक ज़िद थी, एक ऐसी ज़िद जो किसी को भी अंधा कर सकती है। मैंने अपनी आँखें बंद कर ही रखी, लेकिन अब मेरा दिमाग पूरी तरह जाग चुका था। हर शब्द को अपने अंदर दर्ज कर रही थी। कुछ देर बाद उसने फ़ोन बंद किया और फिर बहुत सामान्य तरीके से वापस आकर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वह सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। उसमें एक छुपा हुआ राज था। जो मेरे सामने धीरे-धीरे खुल रहा था। मैं पूरी रात वैसे ही पड़ी रही और सुबह होने का इंतज़ार करती रही। उस रात के बाद मेरे अंदर का डर थोड़ा कम हो गया था क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये सब क्या है। लेकिन साथ ही एक नई चिंता ने जन्म ले लिया था कि आखिर वह क्या करने वाली है और कब तक करने वाली है। सुबह जब मैं उठी तो मैंने सामान्य रहने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग लगातार काम कर रहा था। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे सिर्फ़ देखना और सुनना नहीं बल्कि सबूत भी जुटाना होगा, क्योंकि बिना सबूत के मैं कुछ नहीं भी कहूँ तो कोई यकीन नहीं करेगा। दिन भर मैंने हर चीज़ को ज़्यादा ध्यान से देखना शुरू किया। मैंने गौर किया कि कोमल दिन में जितनी कमज़ोर दिखती है उतनी ही नहीं, वह हर छोटी चीज़ पर नज़र रखती है और बहुत सोच समझ कर हरकत करती है। मेरी सास और राहुल का व्यवहार भी अब मुझे थोड़ा अलग लगने लगा था, जैसे वे दोनों भी कुछ छुपा रहे हों, फिर किसी गलतफहमी में जी रहे हों। शाम तक आते-आते मैंने एक प्लान बना लिया। इस बार मैं सिर्फ देखने वाली नहीं थी, बल्कि सच्चाई को पकड़ने वाली थी। उस रात जब मैं फिर से कोमल के कमरे में गई, तो सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन इस बार मेरे पास एक तैयारी थी। मैंने अपना मोबाइल पहले से ही साइलेंट पर कर लिया था और उसे इस तरह छुपाया कि कमरे का हर कोना उसमें कैद हो सके। मैंने रोज़ की तरह तेल उठाया और मालिश शुरू की। लेकिन इस बार मेरे मन में एक ही लक्ष्य था, खुद को जागृत रखना। कुछ ही देर में वही सुस्ती फिर से मुझ पर हावी होने लगी, लेकिन इस बार मैं पहले से तैयार थी। मैंने धीरे से करवट ली और ऐसे लेट गई जैसे मैं सो चुकी हूँ। कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ, फिर वही हल्की सी हरकत शुरू हुई। कोमल फिर से उठी और इस बार उसकी चाल में पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास था। उसने इधर-उधर देखा और फिर सीधे उस जगह गई जहाँ मैंने मोबाइल छुपाया था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मुझे लगा कहीं उसने देख तो नहीं लिया, लेकिन उसने वहाँ सिर्फ एक नज़र डाली और फिर वापस मुड़ गई। शायद उसे कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ था। उसने फिर से दराज़ खोली और मोबाइल निकालकर उसी तरह बात करने लगी। इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी साफ़ थी और उसके शब्दों में कोई जल्दबाज़ी झलक नहीं रही थी। वह कह रही थी कि अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी वह कदम उठाना होगा। उसने ये भी कहा कि घरवाले अब भी कुछ नहीं समझ रहे और यही उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मामला सिर्फ़ झूठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। उस रात मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और अब मेरे पास वह सबूत था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। लेकिन अब सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था, इस सच्चाई को सही तरीके से सामने लाना। उस रात के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मैं सिर्फ शक करने वाली नहीं रही थी, बल्कि सच को समझकर उसे सही समय पर सामने लाने की ज़िम्मेदारी मेरे हाथ में थी। सुबह होते ही मैंने मोबाइल चेक किया और जो कुछ रिकॉर्ड हुआ था उसे ध्यान से देखा। हर आवाज़, हर हरकत साफ कैद थी। अब मेरे पास वह सबूत था जो किसी भी शक को यकीन में बदल सकता था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी इसे कैसे और कब सामने लाया जाए। पूरे दिन में सामान्य बनी रही, लेकिन अंदर ही अंदर हर पल यही सोचती रही कि अगर मैंने जल्दबाजी की तो बात बिगड़ सकती है और अगर ज़्यादा देर की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। शाम को जब राहुल घर लौटे तो मैंने उनके चेहरे को गौर से देखा। वह हमेशा की तरह थके हुए थे, लेकिन उन्हें देखकर मेरे मन में एक अजीब सी कसक उठी, क्योंकि अब मैं जानती थी कि जिस सोच से वह अनजान है वह उन्हें सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाने वाली है। मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे कहा कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी आवाज़ की गंभीरता सुनकर वे तुरंत समझ गए कि मामला साधारण नहीं है। हम दोनों कमरे में आकर बैठ गए। कुछ पल तक मैं चुप रही, क्योंकि सही शब्द ढूंढना आसान नहीं था। फिर मैंने बिना कुछ समझाए मोबाइल उनके हाथ में दे दिया और कहा, इसे देख लीजिए। शुरू में उन्होंने वह थोड़ी अनमने ढंग से वीडियो देखना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया उनके चेहरे के भाव बदलते गए। पहले हैरानी, फिर विश्वास और आखिर में वह गहरा सन्नाटा कमरे में छा गया। वीडियो खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहे हों ये सब सच है या नहीं। मैंने धीरे से कहा कि मैं कई दिन से ये सब देख रही हूँ और आज मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है।
वे कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, फिर अचानक उठे और कमरे से बाहर निकल गए। मैं उनके पीछे गई तो देखा वह सीधे अपनी माँ के कमरे में जा रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे वही वीडियो उन्हें दिखा दिया। मेरी सास के हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह बार बार यही कह रही थी कि ये सब कैसे हो सकता है। उन्होंने तो हमेशा यही समझा था कि कोमल कमज़ोर है और उसे सहारे की ज़रूरत है, लेकिन अब जो सामने था वह उनके विश्वास के बिल्कुल उलट था। कुछ देर बाद हम तीनों ने मिलकर तय किया कि इस बात को सामना सीधे कोमल से ही किया जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, बल्कि उस समय जब वह खुद को सबसे सुरक्षित समझती है, ताकि कोई शक की गुंजाइश ही न बचे। रात होने का इंतजार किया गया। उस रात मैं फिर से पहले की तरह उसके कमरे में गई, लेकिन इस बार मुझे पता था कि बाहर दरवाजे के पास राहुल और मेरी सास मौजूद हैं। मैं अंदर गई और रोज की तरह ही सब किया, ताकि उसे जरा भी शक न हो। कुछ ही देर में मैंने सोने का नाटक किया और वही इंतजार शुरू हुआ, जो मेरे लिए नया नहीं था। थोड़ी देर बाद वही हलचल हुई। कोमल धीरे से उठी। इस बार उसकी चाल में जरा भी झिझक नहीं थी। वह पूरी तरह आश्वस्त थी कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसने एक नज़र मेरी तरफ डाली और फिर दराज की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने मोबाइल निकाला और कॉल मिलाने लगी, तभी अचानक दरवाज़ा खुला और राहुल और मेरी सास अंदर आ गए। उस पल जैसे समय सब कुछ ठहर गया था। कोमल के हाथ वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई दी। उसने जल्दी से मोबाइल छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने सख्त आवाज़ में उससे पूछा कि ये सब क्या है। कुछ पल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर कोमल ने धीरे से मोबाइल नीचे रखा और हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और जिद दोनों साथ नजर आ रहे थे। उसने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर अचानक एक गहरी सांस ली और बोली कि जो लोग आप देख रहे हैं वही सच है, अब छुपाने को कुछ बचा नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मेरी सास की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कोमल ने गुस्से में कहा, क्योंकि उसे इस घर में कभी खुलकर जीने नहीं दिया गया। उसे हर बात पर रोका गया, उसकी हर पसंद नापसंद को नज़रअंदाज कर दिया गया और उसे हमेशा कमज़ोर समझा गया। उसने कहा कि जब उसे लगा कि उसकी बात कोई नहीं समझेगा, तो उसने अपना तरीका चुन लिया। उसने खुद को ऐसा दिखाया कि कोई उस पर शक ही न करे और वह अपने हिसाब से सब कुछ कर सके। उसकी बातें सुनकर एक पल को लगा जैसे वह अपने दर्द को सही ठहराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके तरीके ने सबको चोट पहुंचाई थी। राहुल अब तक चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बहुत शांत लेकिन भारी आवाज में कहा कि तुमने अपनी बात रखने का हक था, लेकिन जो रास्ता तुमने चुना वह गलत था और अब इसका सामना भी तुम्हें करना होगा। कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई। अब सच सबके सामने था और अब कोई भी पहले जैसा नहीं रह सकता था। उस रात सच सामने आने के बाद जैसे पूरे घर की हवा बदल गई थी। कोई जोर से नहीं बोला, कोई शोर नहीं, लेकिन खामोशी इतनी भारी थी कि हर किसी के दिल पर साफ महसूस हो रही थी। कोमल हमारे सामने खड़ी थी। अब वह पहले जैसे कमजोर या चुप रहने वाली नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी और एक अजीब सी जिद भी, जैसे वह लंबे समय से जो कुछ अपने अंदर दबा कर रखे हुए थी वह सब एक वही बार में बाहर आ गया हो। मेरी सास कुर्सी पर बैठ गई थी। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार यही कह रही थी कि हमने तुम्हारे लिए ही तो सब किया, फिर भी तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। कोमल ने धीरे से उनकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि दर्द भी था। उसने कहा कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कभी मुझसे पूछा नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे हर बात पर रोका गया। मुझे हमेशा यह महसूस कराया गया कि मैं खुद से कोई फैसला नहीं ले सकती। मैं समझ गई थी कि यह सिर्फ एक झूठ का मामला नहीं था, बल्कि लंबे समय से जमा हुई बातों का नतीजा था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो उसने किया वह सही था। राहुल अब तक चुप खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा कि गलती हमारी भी हो सकती है, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना वह सबको धोखा देने वाला था और यह भरोसा तोड़ने जैसा था। कोमल ने सिर झुका लिया। शायद अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राहुल ने शांत आवाज में कहा कि अब हमें इस बात का हल निकालना होगा, ताकि आगे कोई और गलती ना हो। अगले दिन सुबह घर में फिर से बात हुई। इस बार माहौल थोड़ा संभला हुआ था, लेकिन गंभीरता अब भी वैसी ही थी। राहुल ने कोमल से साफ पूछा कि वह आगे क्या चाहती है। कोमल ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से कहा कि वह अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है और उस लड़के के साथ रहना चाहती है जिससे वह बात करती थी। यह सुनकर मेरी सास ने गहरी सांस ली। और यह बात मंजूर करना आसान नहीं था, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि सच से मुंह मोड़ना भी संभव नहीं था। राहुल ने उस लड़के से मिलने का फैसला किया। वह उसी दिन उससे मिलने गए और जब वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक ठहराव था। उन्होंने बताया कि लड़का कोमल के साथ रहना चाहता है, लेकिन डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। राहुल ने आगे कहा कि अगर ये रिश्ता सही तरीके से आगे बढ़े तो शायद यही बेहतर होगा, क्योंकि छुपकर चलने वाली बातें हमेशा किसी बड़ी परेशानी का कारण बनती हैं। कुछ देर की चर्चा के बाद आखिरकार यह तय हुआ कि अगर कोमल सच में यह वही चाहती है तो इस रिश्ते को खुले तौर पर स्वीकार किया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, ताकि आगे किसी को परेशानी न हो। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन शायद यही सबसे सही रास्ता था। कुछ दिनों बाद सादगी से दोनों की शादी कर दी गई। घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं थी, लेकिन एक सुकून ज़रूर था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। कोमल जब विदा हो रही थी तो वह मेरे पास आई
उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अगर तुम सच सामने न लाती तो शायद मैं और बड़ी गलती कर बैठती। मैं उसकी बात सुनकर चुप रही, क्योंकि मेरे अंदर उसके लिए गुस्सा भी था और थोड़ी सी हमदर्दी भी। उसने सिर झुकाकर मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि उसने मेरे साथ भी गलत किया। मैंने बस इतना कहा कि गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ चली गई। उसके जाने के बाद घर पहले जैसा शांत हो गया, लेकिन अब उस शांति में डर नहीं था बल्कि समझदारी थी। मेरी सास अब मुझसे खुलकर बात करने लगी थी और राहुल भी हर बात मुझसे शेयर करने लगे थे। हमारे बीच भरोसा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया था। उस पूरी घटना ने मुझे एक बात सिखा दी कि रिश्तों में सिर्फ प्यार होना काफ़ी नहीं होता, भरोसा और खुलापन भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर किसी को समझने के बजाय उसे सिर्फ रोका जाए तो वह गलत रास्ता चुन सकता है, और अगर सच को समय रहते सामने ला दिया जाए तो बड़ी से बड़ी उलझन भी सुलझ सकती है। अब मैं उन दिनों को याद करती हूँ तो लगता है अगर मैंने उस वक्त अपने शक को नज़रअंदाज कर दिया होता तो शायद यह झूठ और आगे बढ़ता और नुकसान भी ज़्यादा होता। लेकिन सही समय पर लिया गया एक फैसला कई जिंदगियों को दिशा दे सकता है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर